नमस्ते। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम 8वां चैप्टर पढ़ रहे थे, कल्याणवादी अर्थशास्त्र। उसमें हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था प्राचीन कल्याणवादी जो अर्थशास्त्र है उसकी दो शाखाएं, वणिकवाद में कल्याणवादी अर्थशास्त्र कैसा था और साथ ही साथ प्रतिष्ठित संप्रदाय में कल्याणवादी अर्थशास्त्र कैसा था, जिसमें एडम स्मिथ के विचार आते हैं। अब तीसरे टाइप का हम देखते हैं जिसको नव प्रतिष्ठित संप्रदाय में कल्याणवादी अर्थशास्त्र बोलते हैं। इसमें मुख्यतः दो अर्थशास्त्री आते हैं, एक आते हैं प्रोफेसर मार्शल और दूसरे आते हैं पीगू। ठीक है, तो मार्शल और पीगू दोनों के विचार देखेंगे, आखिर कल्याणवादी अर्थशास्त्र के संबंध में इनके विचार क्या हैं। सबसे पहले जो है यानी कि मार्शल को पढ़ेंगे, उसके बाद ब पे किसको पढ़ेंगे, पीगू पे। मार्शल क्या विचार हैं, आइए देखते हैं। प्रतिष्ठित संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों की तुलना में मार्शल ने धन की अपेक्षा व्यक्ति को प्रमुख स्थान दिया है और एक कल्याण की नई शाखा का शुभारंभ किया। तो ये बात हम कर चुके हैं। एडम स्मिथ लोग क्या करते थे, ये ऐसे अर्थशास्त्री थे जो मानते थे कि अर्थशास्त्र में जो है लोग धन के लिए जीते हैं, लेकिन जब मार्शल आए तो उन्होंने बताया नहीं नहीं, धन को सर्वोपरि मत मानो, व्यक्ति को सर्वोपरि मानो, उसके कल्याण को सर्वोपरि मानो। तो इन्होंने नई शाखा का शुभारंभ किया। मार्शल ने कल्याण शब्द का अभिप्राय अधिक संतोष से लगाया, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि हो, सेटिस्फैक्शन हो, संतोष हो, इससे लगाया कल्याण का मतलब। ठीक है, कल्याण का मतलब अधिकतम संतोष से लगाया। मार्शल आर्थिक कल्याण में वृद्धि का कारण बचत को मानते हैं। अब देखो, मार्शल कहते हैं कि बचत जो है वही आर्थिक कल्याण में वृद्धि करता है। कैसे? इनके कहने का मतलब है कि जब बचत होगी तो क्या होगी, उससे विनियोग बढ़ेगा। ठीक है, और विनियोग से उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा, जिससे जब रोजगार और उत्पादन बढ़ेगा लोगों को पैसा मिलेगा, वो खरीदेंगे अच्छे से, मतलब सामान खरीदेंगे, चीज़ खरीदेंगे, और साथ ही साथ सरकार भी थोड़ी सी हेल्प करेगी पॉलिसी वगैरह ला करके, तो इससे अधिकतम कल्याण होगा, इनके कहने का मतलब है। मार्शल की एक पुस्तक है इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इसमें आर्थिक कल्याण की व्याख्या जो है उन्होंने विस्तार से किया है। अब हम एक कर्व देखते हैं, इसके माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर्व है, ठीक है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे भी बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन बाद में समझ में हमें आ गया। मार्शल के कल्याणवादी अर्थशास्त्र का वक्र द्वारा प्रस्तुतिकरण यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर MC यानी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर जो है डिमांड जा रही है। ये दोनों आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पर। ठीक है, E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत OP हो गई, या फिर इसको NE बोल सकते हैं। OP वस्तु की कीमत कहाँ से, OP से, या फिर NE आप ये भी बोल सकते हैं, NE। ठीक है, और उत्पादन कितना हो रहा है, ON हो रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए, OP मूल्य तथा ON उत्पादन स्तर पर D1EQ कुल बचत का क्षेत्र है। यहाँ पर जो मूल्य है OP और जो उत्पादन स्तर है ON, ये OP और ON, यहाँ पर जो कुल बचत हो रही है D1EQ हो रही है। यहाँ से देखिए, D1 यहाँ पर है, यहाँ से चलना शुरू करिए E तक, D1 E से लेकर Q तक, यानी ये जो एरिया है ये बचत हो रही है, ये प्रोफेसर मार्शल ने बताया। ठीक है, ये पहली बात हो रही। उसके बाद देखिए, इस कुल बचत वाले क्षेत्र में D1EP का क्षेत्र उपभोक्ता की बचत का क्षेत्र है। तो जो D1EP है, यानी कि यहाँ से शुरू करो, D1 से लेकर E पे आओ, फिर P पे आओ, जो ये वाला क्षेत्र है ये जो उपभोक्ता की बचत है वो है। ठीक है, कुल बचत ये पूरा था, लेकिन ये उपभोक्ता की बचत केवल यहाँ तक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं शेष बचा हुआ जो क्षेत्र है, शेष कौन सा बचा, QEP। यहाँ से स्टार्ट करो, Q के बाद E पे जाओ और इसके बाद P पे जाओ। जो ये वाला बचा क्षेत्र है ये उत्पादन की बचत को शो कर रहा है। तो उत्पादन की बचत ये हो गई, कुल बचत यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई। ठीक है, उपभोक्ता की बचत यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई। ठीक है, और उत्पादन की बचत यहाँ से यहाँ तक हो रही। क्यों ऐसा हो रहा है, यही लाइन क्यों ली गई, क्योंकि यहीं पर मार्जिनल कॉस्ट है, आप देखिए। ठीक है, और यहाँ से लेकर उत्पादन ये हो रहा है, प्राइस यहाँ तक है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सेविंग हो गई, ये उत्पादन की बचत है। अब देखते हैं, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि D1EQ, ठीक है, D1EQ इक्वल टू D1EP प्लस QEP है। अब कैसा, देखो कह रहा है D1EQ, ये पूरा D1EQ जो है ये किसके बराबर होगा, D1EP। तो पहले D1 पे जाओ, उसके बाद E पे जाओ और P पे जाओ, ये वाला क्षेत्र,
और QEP ये वाला क्षेत्र, दोनों को मिला दोगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये यही बोल रहा है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं यदि किन्हीं कारणों से उत्पादन की मात्रा मान लीजिए ON से घट करके ON1 पर आ जाती है, तो जब मात्रा कम हो गई तो इसका प्राइस बढ़ के कितना हो जाएगा, OP1 हो जाएगा, और नया जो यहाँ पर सामने बनेगा वो E1 पर बनेगा। ठीक है, अब देखिए उत्पादन के इस स्तर पर जो बचत का क्षेत्र होगा वो QEP से बढ़ करके Q1E1P1 पे हो जाएगा। पहले कितना था, QEP ये था। ठीक है, ये उत्पादन जो वो था, क्या बोलते हैं इसको, उत्पादन के इस स्तर पर जो बचत है वो QEP था। अब इससे बढ़कर क्या हो जाएगा, Q1E1P1, Q1E1P1, ये इतना हो जाएगा। देखो पहले कम था, अब ये बढ़कर के ज़्यादा हो गया। लेकिन इससे होगा क्या, उपभोक्ता की जो बचत होगी उसका क्षेत्र सिमट जाएगा, वो D1EP से घटकर, पहले कितना था, D1EP था, पहले इतना आ रहा था, लेकिन अब कितना हो जाएगा, D1E1P1, D1E1P1। देखो कितना कम हो गया ना, यहाँ से पहले ये इतना था लेकिन अब घट करके कितना हो गया, इतना हो गया। यही चीज़ें बोल रहा है। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप समाज को प्राप्त होने वाली कुल बचत जो है उसका क्षेत्र घट करके, जो कुल बचत प्राप्त होगी अब वो भी घट जाएगा, वो घट करके Q1E1D1 हो जाएगा। Q1E1 और D1 ये इतना रह जाएगा। पहले कितना था, ध्यान दीजिए, पहले ये वाला था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो ये वाला पार्ट है ना वो पूरा का पूरा कम हो जाएगा। यही कह रहा है समाज के कल्याण में कमी आ जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है चित्र के अनुसार कुल बचत में Q1E और E1 के बराबर कमी आ जाएगी। ये कह रहा है चित्र में जो है जो वो Q1 यहाँ गए, E और E1 में कमी आ जाएगी। यही मैंने आपको अभी बताया। पहले पूरा कल्याण पूरे समाज को कितना मिल रहा था, यहाँ से यहाँ तक मिल रहा था, लेकिन अब घट करके यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब ऐसा हुआ क्यों, इनके कहने का मतलब है जब कीमत, ये मार्शल कहते हैं, आगे व्याख्या कह रहे हैं, जब कीमत और सीमांत लागत एक दूसरे के बराबर होगी तभी इनका कहने का मतलब है समाज में जो कल्याण है वो सबसे ज़्यादा होगा, समाज की जो बचत है वो सबसे ज़्यादा होगी। मार्शल का मत है कि उपभोक्ताओं और उत्पादकों की बचत में वृद्धि करके आर्थिक कल्याण में वृद्धि की जा सकती है, ये इनका कहना है। तो ये मार्शल के विचार हो गए। ठीक है, अब आते हैं हमें इस कर्व को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, पढ़िएगा, 1-2 बार बनाइएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत इसको बनाया है, करीब 2-3 बार इसको कलर किया है, तो उसके बाद हमको समझ में आया। अब देखते हैं जो पीगू का कल्याणवादी अर्थशास्त्र है वो क्या रहा है, यानी पीगूज वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये भाई साहब बहुत मेहनत किया इस क्षेत्र में, इसलिए इनके ही आप कह सकते हैं जब इन्होंने ऐसा दिया इसी के बाद से वेलफेयर इकोनॉमिक्स अलग अध्याय बन गया, आप कह सकते हैं अलग शाखा बन गई। ठीक है, और इसका अध्ययन किया जाने लगा। देखिए, नवप्रतिष्ठित संप्रदाय के अंतिम अर्थशास्त्री AC पीगू ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र की व्याख्या अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर में की। तो इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का हित इसके आदर्श विज्ञान होने में ही है। इनके कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र जो है, अगर आप आदर्श विज्ञान मानते हो तभी अर्थशास्त्र अच्छा रहेगा, वो लोगों की भलाई वाला होगा, वरना बहुत गलत हो जाएगा समाज के साथ। आदर्श विज्ञान होने के कारण इसके कल्याणकारी पक्ष का महत्व बढ़ जाता है। तो जैसे ये आदर्श विज्ञान मानते हैं वैसे इसका जो कल्याणकारी पक्ष होता है वो उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पीगू की पुस्तक के प्रकाशन के बाद कल्याणवादी अर्थशास्त्र का अध्ययन एक अलग शाखा के रूप में किया जाने लगा, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए, पीगू ने कल्याण को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला बोला है आर्थिक कल्याण और दूसरा बोला है सामाजिक कल्याण। तो आइए हम समझते हैं आर्थिक कल्याण और सामाजिक कल्याण क्या है। तो इन्होंने आर्थिक कल्याण की व्याख्या करते हुए लिखा है कि आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से मापा जा सकता है। तो पहली बात क्या होगी, जो आर्थिक कल्याण होता है वो सामाजिक कल्याण का भाग होता है। ठीक, पीगू के कल्याण संबंधी धारणा सामाजिक कल्याण की उस शाखा तक ही सीमित है जो केवल आर्थिक कल्याण को प्रकट कर सके। सामाजिक कल्याण के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि व्यक्ति जब कुछ वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग करता है तो उसे व्यक्तिगत संतुष्टि होती है। अब सिंपली समझिए, जब आप कंज्यूम करेंगे कोई भी चीज़ तो आपको व्यक्तिगत संतुष्टि होगी। इसी प्रकार समाज में बहुत सारे लोग रह रहे हैं ना, वो जब कंज्यूम करेंगे तो उनको अपनी अपनी संतुष्टि होगी। जब इन सभी संतुष्टियों को मान लीजिए कुछ भी मान करके हम मिला देते हैं तो ये संपूर्ण संतुष्टि बन जाती है। इसी को सामाजिक संतुष्टि या सोशल सेटिस्फेक्शन या फिर सामाजिक कल्याण कहते हैं। ठीक है, यही माना है। ठीक है, जिसे हम सामाजिक कल्याण कहते हैं।
और कुछ भी नहीं है। इसी सामाजिक कल्याण का एक अंग आर्थिक कल्याण है। तो ये जो पूरा सामाजिक कल्याण आपने लिया है ना, आर्थिक कल्याण इसी का एक पार्ट है छोटा सा। अब जब प्रोफेसर पिगू ने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, अपने सामाजिक कल्याण के अधिकतम को जो दर्शाने के लिए, जो ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन ऑफ सोशल वेलफेयर है, उसको दर्शाने के लिए कुछ मान्यताएं ली हैं। वो मान्यताएं हम पढ़ते हैं। सबसे पहली जो मान्यता है वो उपभोक्ता का विवेकशील होना। इनके कहने का मतलब है जो उपभोक्ता है ना, वो विवेकशील है। हमें कितना पैसा कहाँ किस वस्तु पे लगाना है वो ये सब दिखाता है अपने दिमाग से। ये सब यूज़ करके, अपना दिमाग का यूज़ करके ही ये सारी चीज़ें करता है। भाई 10 रुपये खरीदना है, सबसे ज़्यादा संतुष्टि किस में मिल रही? चाय में, कॉफ़ी में। चाय में, कॉफ़ी में। अगर कॉफ़ी मिल रही तो कॉफ़ी खरीद लेगा, भले उसको कम मिले। चाय में मिल रही तो चाय खरीदेगा, भले उसको ज़्यादा मिले। ठीक है, यही चीज़ें कह रहा है। दूसरा कह रहा है उपभोक्ता की संतुष्टि की तुलना। तो उपभोक्ता जो है वो अपनी संतुष्टि की तुलना दो तरीके से करता है। पहला, ध्यान देखिएगा, दो तरीके से, पहला और दूसरा। पहला, वस्तु को वस्तु के साथ देखता है, वस्तु को वस्तु से तुलना करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उपभोक्ता ये देखता है, मान लीजिए उसको सब्जी खानी है, आलू की सब्जी खानी है या फिर हरी सब्जी कोई खानी है, मान लीजिए पालक की सब्जी खानी है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पालक की सब्जी खानी है, आलू की सब्जी है, पालक की सब्जी खानी है। तो वो तुलना करेगा, अगर 10 रुपये में आलू खरीद के खाऊंगा तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, या पालक खरीद के खाऊंगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जिसमें ज़्यादा रहेगा उसी को खरीद लेगा, उसमें आर्थिक कल्याण उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, पहली बात, वो वस्तु की तुलना कर रहा है। दूसरे में वो व्यक्ति की भी तुलना करता है, व्यक्ति की व्यक्ति से, मतलब खुद की दूसरे व्यक्ति से, या फिर आप कह सकते हैं दो व्यक्तियों की तो नहीं करेगा, जो अलग है भाई अपनी ही तुलना करेगा ना किसी व्यक्ति से, तभी तो कल्याण निकाल सकेगा। व्यक्ति की व्यक्ति से तुलना करेगा, इसका मतलब ये, मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 रुपये की ऐसी चीज़ खरीद रहा है जिसको 10 यूटिल्स के बराबर मिल रही है उपयोगिता। ये जो 10 रुपये की व्यक्ति जो वस्तु खरीद रहा है उसको 9 यूटिल्स के बराबर ही उपयोगिता मिल रही है। तो ये व्यक्ति देखेगा कि आखिर ये दूसरे व्यक्ति खरीद क्या रहा है जिससे 1 यूटिल्स हमसे ज़्यादा उसको फायदा मिल रहा है, तो ये उससे तुलना करके वही वस्तु खरीदने लगेगा। तो इसको भी 10 यूटिल्स के बराबर क्या मिलने लगेगी? उपयोगिता मिलने लगेगी। यही चीज़ें कह रहा है। तो या तो व्यक्ति विवेकशील होता है, पहली बात। दूसरा, या तो वस्तु को वस्तु के साथ तुलना करके चीज़ें खरीदता है, या फिर व्यक्ति के साथ तुलना करता है ताकि वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। अगला है उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना। तो आप जानते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, बेसिक लॉ है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये लागू होना, ये ऐसा मानते हैं विभिन्न व्यक्ति समान वास्तविक आय से समान संतुष्टि प्राप्त करते हैं। देखिए, इन्होंने माना है ऐसा, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। क्योंकि आप 10 रुपये की जो चाय पी रहे हैं, आप 10 रुपये की चाय पी रहे हैं, मैं 10 रुपये की कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो ये टी हो गया और ये कॉफ़ी हो गया, है दोनों 10 रुपये की। ये मिस्टर ए पी रहे हैं, ये मिस्टर बी पी रहे हैं, लेकिन दोनों की तुलना, दोनों की जो संतुष्टि होगी ना वो अलग होगी। हो सकता है इस व्यक्ति को इससे 50 यूटिल्स मिल रही हूँ, ठीक है, और इसको इससे 60 मिल रही हैं, लेकिन इनके कहने का मतलब है कि इसी रुपए से समान मिल रही है। मान लीजिए दोनों टी भी पिए, ये भी टी पिए, ये भी टी पिए, और ए पिए बी पिए, इन दोनों की सेटिस्फैक्शन में तब भी भिन्नता होगी, लेकिन इन्होंने समान माना है। तो ये मान्यता है, ये लेनी पड़ेगी, तभी इनका ये एक्सप्लेनेशन अपना दे पाएंगे। उसके बाद देखिए, इतना चीज़ हो गई। अब देखिए सामाजिक कल्याण के अधिकतमीकरण की दशाएं। तो अब इन्होंने व्याख्या की है, इन्होंने कहा है कि पीगू के अनुसार सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की 2 दशाएं हो सकती हैं। पहली, इन्होंने कहा राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में सीधा संबंध होता है। तो राष्ट्रीय आय, मैंने राष्ट्रीय आय ऐसे शॉर्ट में लिखा, राष्ट्रीय आय, और यहां पर लिखा मैंने आर्थिक कल्याण, लिख लिया। इनके कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय आय जितना ज़्यादा बढ़ेगा, कल्याण, आर्थिक कल्याण में भी उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। अगर राष्ट्रीय आय कम होगा तो कल्याण भी कम हो जाएगा। इनके कहने का मतलब है जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, जो किसी देश की आय है, वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों की जो आर्थिक कल्याण है उसमें उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। इनके कहने का मतलब पहली दशा जो है। दूसरा कह रहा है यदि राष्ट्रीय आय का आकार स्थिर रहता है तो ऐसी स्थिति में समाज के विभिन्न वर्गों से निर्धन वर्गों की आय में होने वाला कोई हस्तांतरण आर्थिक कल्याण में वृद्धि करेगा। इनके कहने का मतलब है यदि राष्ट्रीय आय का आकार बिल्कुल सीमित हो जाए, आप कह सकते हैं स्थिर हो जाए, तो इस होगा क्या, समाज का एक पक्ष होगा, दूसरा गरीब पक्ष होगा। जब इन दोनों में लेन देन होगा तो आर्थिक कल्याण में जो गरीब वाले जो हैं, आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो गई, और लगभग एक समय ऐसा आएगा कि सब में क्या होगा, वृद्धि होने लगेगा। ठीक है, लोगों के कल्याण में वृद्धि होगा, यही चीज़ ये कह रहा है। ठीक है, तो ये थी जो हमने देखा 9 प्रतिष्ठित जो
अर्थशास्त्री थे, उनके कल्याण संबंधी परिभाषा, जिसमें दो हमने देखा परिभाषा, उनके विचार, मार्शल का विचार और पीगू का विचार। अब हम अगली वीडियो में इसकी आलोचना देखेंगे। किसकी आलोचना देखेंगे? प्राचीन कल्याण अर्थशास्त्र जो है, ये जो प्रिंसिपल है, इनकी हम आलोचनाएं देखेंगे अगली वीडियो में।